लकी ने पूनम के सामने शर्त रख दी थी और बदले में पूनम ने भी अपनी तरफ से लकी के सामने शर्त रख दी थी। वहां खड़े सब लोग अब बस खेल के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। इधर लकी ने जैसे ही सुई से ललित का इलाज करना शुरू किया तो पूनम के पिता देखते ही रह गए। फिर उसने ललित के कान में कुछ कहना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर में कुछ हरकत होने लगी। वो बोलने लगा था, रोने लगा था, लेकिन फिर भी अभी तक अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ था। मगर ललित का खून तेजी से उसके शरीर में बहे जा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैंने अपने बच्चों को खोया है। मैं हरामखोर हूं, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं मुझे जिंदा रहने का। जब ललित ये सब कह रहा था तो बार बार अपने होठों को भींचने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से शब्द फूटे चले जा रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी थी। बाकी सब लोग तो उसे इस हाल में देखकर हैरान हो गए थे। कम से कम कुछ नहीं की जगह कुछ तो हो ही रहा था। लेकिन लकी अभी भी अपने काम से खुश नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो इसमें और भी बहुत कुछ कर सकता था। वो उसे खड़ा कर सकता था, लेकिन वो खुद भी इस इलाज को पहली बार कर रहा था। उसे भले ही ये उसकी सासू माँ ने सिखाया था, लेकिन लकी के लिए ये पहली बार ही था। ऐसे में पूनम के पिता उसकी मदद करने के लिए आगे आए और उसने ललित के कानों में कहा, वो बच्चा यही है जो तुम्हारे कान में इतना सब कह रहा था। जैसे उन्होंने ये कहा कि इतने में ललित किसी शेर की तरह गरज पड़ा। वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा था और उसी दौरान उसे उल्टी हो गई। उसके शरीर में से सारी सुई गिरकर बाहर आ गई और कुछ अजीब सा काले रंग का पदार्थ उसके पेट में से निकलकर नीचे जमीन पर जा गिरा। अंकल आप ठीक हो? लकी ये सब क्या हो रहा है? अंकल को ये सब क्या हो रहा है? इतने में शालिनी उसके पास आई और उसने पूछा। लकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जो कुछ सुई उनके शरीर में अटक गई थी उन्हें भी बाहर निकाल दिया। अब इनके अंदर की जो गांठ थी वो खुल चुकी है और ये सब उनके खुलने की वजह से ही हो रहा है, लकी ने कहा। तो इसका मतलब है अब ये ठीक हो गए हैं? पूनम ने पूछा। ललित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके मुंह के कोनों पर जो खून लगा हुआ था उसने वो भी साफ नहीं किया। उसने बस अपना हाथ अपनी व्हील चेयर पर रखा और फिर उनसे जोर लगाने लगा। लोग देख रहे थे कि उसके पैरों ने कांपना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो लोगों के मुंह तो खुले के खुले रह गए। इधर वो खड़ा होते ही सबसे पहले लकी के पास आया और अपने दोनों हाथ उसकी दिशा में फैलाते हुए कहा, तुझे तो मैं। लकी उसे इस तरह से देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि ललित की आंखें जलते हुए कोयले से भी ज्यादा गर्म हो गई थी। उसमें शक और गुस्सा दोनों ही नजर आ रहे थे। वो लकी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सिर्फ अपनी आंखों से ही पिघला देने वाला था। शालिनी ने जब ललित को खड़ा देखा तो वो पागल हो गई। आप ठीक हो गए? आप ठीक हो गए? वो बस यही सब जोर जोर से चिल्लाने लगी। इधर बाकी डॉक्टर्स ने भी लकी और ललित के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लकी भले ही देखने में जवान था, लेकिन वो कोई आम लड़का नहीं था। उसने उस बीमारी को ठीक करके दिखा दिया था जिस बीमारी के ठीक होने की उम्मीद उन सब लोगों ने छोड़ दी थी। ना सिर्फ ललित खड़ा हो गया था बल्कि बात भी कर रहा था। वहां खड़े हुए लोगों के लिए सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो सभी दिल ही दिल में लकी की तारीफ करना शुरू कर चुके थे। उधर पूनम को ऐसा लग रहा कि ज्यादा बोलने की वजह से वो फिर से लकी से हार गई थी। उसने लकी को बहुत कमजोर समझा था और उसी का उसे अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। ललित ने बिना हाथ उठाए ही उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। डॉक्टर्स ने ललित को फिर से बैठाया और उसका चेकअप किया। रिपोर्ट्स में ललित का शरीर पहले के मुकाबले काफी ठीक नजर आ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा था। वो फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में लकी की तरफ बढ़ने लगा। उसने सारे डॉक्टर्स को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल दिया और वो लकी के पास आने लगा। उसकी आंखें लकी के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। भावनाओं का पूरा समंदर उसकी आंखों में उतर आया था। लकी भी उसे बस देखता चला रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करना क्या चाहता था। ललित लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ गया। लकी को उससे डर तो लग रहा था, लेकिन जैसे उसने देखा कि वो नीचे गिर सकता था तो इतने में लकी ने उसे अपने दोनों हाथों से संभाल लिया। अरे ध्यान से ललित जी। लकी, ललित ने फिर से कहा और उसे कसकर गले लगा लिया। इस दौरान उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भारी भारी सांसें लिए जा रहा था। क्या तुम सच में वही हो? क्या तुम वही हो लकी? तुम अभी भी हो? यानी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। शुक्रिया लकी, उसने कहा और रोने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा था और क्या समझाना चाह रहा था। जब बात हाथ से बाहर जाने लगी तो पूनम के पिता उसके पास आए और ललित को पीछे हटा दिया। उसके बाद उन्होंने लकी की तरफ हंसते हुए देखा और कहा, मैं इन्हें ले जाता हूँ, इन्हें आराम की जरूरत है। तुम चाहो तो इनके लिए कुछ दवाई लिख सकते हो और उसके बाद में हम इनके बराबर टेस्ट कराते रहेंगे। ललित, तुम ठीक हो गए हो, तुम पूरी तरीके से ठीक हो गए हो और अब बस अपने आप को थोड़ा शांत रखो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने ललित के कंधों को कसकर पकड़ा और लकी से दूर कर पैदल पैदल उसे ले जाने लगे। वो ललित को लेकर एक कमरे में आ गए और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। ललित की आंखें अभी भी खुली हुई थी और उनमें एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। वो बस पूनम के पिता को देख रहे थे जो उसके लिए पानी भर रहे थे। फिर उसने कहा, क्या सच में ही लकी वो बच्चा है? मुझे उसकी सांसों से ही ऐसा लग रहा है कि यही वो बच्चा है। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान थी। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से इस बात को बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उसने आगे कहा, आपने मुझे उसे ठीक से देखने क्यों नहीं दिया? अगर मैं उसे ठीक से एक बार देख लेता तो एक बार में ही पहचान जाता कि ये वही था या नहीं। ललित को ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी 20 साल पुरानी गलती सुधारने का मौका मिल रहा था। जब उसे इस तरह से मौका मिल ही रहा था तो वो उस मौके को अपने हाथ से ऐसे कैसे जाने दे सकता था। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या हुआ और वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसकी अपनी ही की हुई गलती ने उसे डरा दिया और वो बोला, बताओ ना डॉक्टर, क्या सच में लकी वो बच्चा है? मुझे लगता तो यही है, डॉक्टर ने उसके पास बैठते हुए कहा। उसने अभी ललित के कानों में कहा था कि लकी ही वो बच्चा था जिसके ऊपर वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो सच कह रहे थे या नहीं इसकी खुद उन्हें भी खबर नहीं थी। उन्होंने तो ललित के इलाज को पूरा करने के लिए इसे एक पैतरे की तरह इस्तेमाल किया था और वो पैतरा काम भी कर गया। असल में उन्हें भी पता था कि वो सब बकवास था। उन्होंने ललित के हाथों में पानी का ग्लास पकड़ाया और कहा, पहले तो तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखो और अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। वैसे भी लकी भागकर कहीं नहीं जा रहा है, वो यहीं रहने वाला है। जैसे ही ललित ने यह सुना तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने कहा, डॉक्टर, मैंने उसे पहचान लिया है। मुझे लग रहा है कि ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द इस बात को साबित कर देना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसे पहचाना है वैसे ही मैं इसके पुरखों को भी पहचान कर उन लोगों तक पहुंच जाना चाहता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से कितना परेशान हूँ ये सब आप लोगों से छिपा नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इस लड़के की तलाश में हूँ। मुझे लगता है कि अब उस परिवार को फिर से जोड़ देने का टाइम आ गया है। वो अपने पलंग से उठने की कोशिश करने लगा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को उठाया और कहा, मैं लकी से मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ और पता करना चाहता हूँ कि उसकी शक्ल उससे मिलती है या नहीं। ये बात सुनते ही डॉक्टर को थोड़ी सी हंसी आ गई। वो सच में उससे मजाक कर रहे थे, लेकिन ललित ने उनके मजाक को गंभीरता से ले लिया था। तुम क्या चाहते हो, वो मारा जाए? क्या कोई उसे बचा सकता है अगर किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया तो? ललित ने खड़े होकर कहा, लेकिन अभी भी उसके पैर ठीक से जमीन पर नहीं टिक पा रहे थे। वो बहुत ज्यादा कांप रहा था। पिछले 20 सालों से मैंने जिस दर्द को झेला है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज उस दर्द को खत्म करने का वक्त आ गया है। ना सिर्फ यहाँ के लोगों को लकी के बारे में कोई खबर है, बल्कि उसके परिवार को भी अपने भतीजे के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। 20 साल पहले ललित सिंह को मिस्टर राव और मिसेस राव के बच्चे की रखवाली करने का काम दिया गया था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। एक दिन जब कुछ दुश्मन उसका और उसके बच्चों का पीछा कर रहे थे तो उसने बच्चों को सड़क पर ही खो दिया। सामने से बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ गए। इस चक्कर में वो बच्चों को खो चुका था। उसके बाद उसने उन बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं था। इधर डॉक्टर को भी ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने ललित से कहा, अगर किसी को भी पता नहीं है तो मत होने दो। बेकार में लोगों के सामने नई खबर लाकर उन्हें परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को इस बारे में कुछ मत बताओ। अभी हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। एक बार तुम ठीक हो गए ना तो उसके बाद इन सब मामलों से भी निपटा जा सकता है, लेकिन अभी इन सब चीजों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ललित सिंह को बहुत समय से जानते थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी लफड़े में वो उलझे। जो बीत गया था वो उसे वापस नहीं लाना चाहते थे। वैसे भी ललित सिंह को ठीक करने के लिए उन्होंने इतने सालों में जो कुछ हो सकता था सब किया, लेकिन आखिर में लकी ने उन्हें ठीक कर दिया। इसलिए वो लकी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। तुम जरा इस बारे में खुद सोच कर देखो। अगर तुमने इस बच्चे के बारे में बता दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा, और अगर नहीं बताया तब तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम खुद इस जगह को और यहाँ के लोगों को अच्छी तरीके से जानते हो। वैसे भी तुम्हारी बात पर विश्वास कौन करेगा? कौन मानेगा कि 20 साल पहले तुमसे ऐसा भी कुछ हुआ था? वो सब यही कहेंगे कि जब तुम उस वक्त नहीं बोले तो अब क्यों बोल रहे हो। चलो अभी तुम सबके सामने भी कह देते हो कि लकी मिस्टर राव का बेटा है, तो पहली बात तो ये कि कोई भी मानेगा नहीं, और अगर मान भी लेगा तो इस बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिवाय तुम्हारे उससे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो 20 साल से गायब था वो अचानक से आज कहां से सामने आ गया? डॉक्टर ने फिर से उसे समझाते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर ललित गहरी सोच में पड़ गया। लकी की असली पहचान बताने के चक्कर में बहुत से सवाल उसे घेर सकते थे और उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते थे। शायद डॉक्टर सही कह रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था लकी? क्या थी लकी की असली पहचान? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
लकी शालिनी के साथ में ललित सिंह को देखने आ गया था और उसने पूनम से लगाई शर्त भी जीत ली थी। काफी सारी सुई उसके बदन में लगने के बाद आखिरकार उसने उसके कान में कुछ कहा, जिसकी वजह से ललित सिंह को गुस्सा आ गया। फिर जब उस डॉक्टर ने ललित के कान में एक बच्चे का जिक्र किया तो वो उठकर खड़ा हो गया और लकी को सच में वही बच्चा मानने लगा जिसे 20 साल पहले उसने खो दिया था। लकी को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी और वो डॉक्टर भी यही मान रहा था कि उसने उससे झूठ बोला था। उधर जब लकी की जिंदगी में ये सब हो रहा था तब इधर प्रफुल्ल की जिंदगी में भी आफत कम नहीं थी। वो जेल में बंद था और घर में उसके माँ बाप उसके लिए परेशान हो रहे थे। जब से प्रफुल्ल चला गया था तब से किरण ने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो बस घबराई घबराई सी घूमती थी। उसके पिता का भी यही हाल था। उसके चेहरे की सारी रौनक चली गई थी। हालांकि शिवराज अपने स्तर पर प्रफुल्ल को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को अब शिवराज पर विश्वास नहीं रह गया था। जिस तरह से शिवराज की नजदीकियां अभिलाष और दशरथ के साथ में बढ़ती जा रही थी, उसे देखकर तो उन्हें यही लग रहा था कि शायद लकी इस घर में वापस आ सकता था और प्रफुल्ल की हमेशा के लिए छुट्टी हो सकती थी। मैंने कब से तुम्हारे लिए खाना गर्म करके रखा हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? प्रफुल्ल के पिता ने जब देखा कि डाइनिंग टेबल पर खाना ठंडा हो रहा था तो उसने किरण से कहा। वो टेबल पर तो बैठी थी लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। वो बस अपना फोन चला रही थी। वो फोन में इतना मग्न थी कि उसने प्रफुल्ल के पिता की बात भी नहीं सुनी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उसने फिर से कहा। मुझे पता है तुम मुझसे बात कर रहे हो, इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई है भी नहीं, किरण ने अपनी नजर ऊपर करते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रफुल्ल के चले जाने के बाद वो अपनी पति से भी नफरत करने लगी थी। क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ? रात हो गई है, कल सुबह मेरा बेटा कोर्ट में होगा, वहां पर वो लड़कियां भी आएंगी और अगर उन्होंने प्रफुल्ल के खिलाफ कुछ भी साबित कर दिया तो हम क्या करेंगे? किरण ने कहा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि तुम खाना नहीं खाओ। तुम्हारे बेटे ने जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है ना, तो अब जो उसके हाथ में होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसके पिता ने भी चिढ़ते हुए कहा। उसके जाने के बाद से उनके घर का माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया था। हम क्या कर सकते हैं? अरे वो हमारा बेटा है, कहीं से उठाकर नहीं लाई थी मैं उसे। किसी भी हाल में हमें उसे बाहर तो लाना ही होगा ना। बच्चों से गलती नहीं होती है तो किससे होती है? इस घर में किसी को ऐसी गलती करने की इजाजत नहीं है, मालूम है ना तुम्हें? पता है मुझे, इसलिए मैं तुमसे ये सब बात कर रही हूं। हमें अपने स्तर पर कुछ तो करना ही होगा। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सब तरह की कोशिशें करके देख ली है, रुस्तम और वसीम से भी बात करके देख ली है, लेकिन वो सिवाय पापा के और किसी की बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो उन्हें बोला था कि इन सब लड़कियों के मुंह में इतना पैसा ठूसो कि इनका मुंह खुल ही ना पाए, लेकिन उन्होंने बात भी की। लेकिन अब जब बात नहीं बनी तो क्या करें? प्रफुल्ल के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर किरण के पास बैठ गए। उनकी शक्ल से साफ नजर आ रहा था कि वो कितने थके हुए थे। देखो, इस वक्त हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, हमें ठंडे दिमाग से कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, किरण ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन उससे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो प्रफुल्ल को बचा कर नहीं ला सकते थे। मेरे पास एक रास्ता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो ये सब करके देख सकते हैं, किरण ने कहा और चमकती हुई आंखों से अपने पति की तरफ देखने लगी। क्या? अचानक से प्रफुल्ल के पिता की उम्मीद जाग गई। वो भी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देख रहा था। मेरी वकील से बात हुई है, कल पेशी में जो लड़कियां आने वाली हैं उनकी लिस्ट उन्होंने मुझे भेजी है। कल सिर्फ 3 ही लड़कियां आने वाली हैं। उन तीनों का नाम और पता मेरे पास आ गया है। अब क्या हो कि अगर हम इन तीनों को पेशी पर पहुंचने से पहले ही रोक दे तो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे होगा? अगर किसी को पता चल गया कि वो पेशी पर नहीं आई है तो उल्टा शक हमारे ऊपर ही जाएगा और प्रफुल्ल के लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे मालूम है, लेकिन मैं उनके साथ कुछ भी करने को नहीं कह रही हूं। मेरे पास में उस वकील का नाम पता भी आ गया है जो उन तीनों की तरफ से केस लड़ रहा है। अगर किसी तरह से हम लोग उसे रोक दें तो किसी के घर में इमरजेंसी भी हो सकती है, किरण ने कहा और बहुत ही चालाक नजरों से प्रफुल्ल के पिता की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। प्रफुल्ल के पिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की बात कर सकती थी। तुम भीम को फोन लगाओ, किरण ने कहा। प्रफुल्ल के पिता ने भीम का नाम सुनते ही एक गहरी सांस ली और फिर असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें भीम को फोन लगाना चाहिए था या नहीं। भीम प्रफुल्ल का खास आदमी था जो अग्रवाल परिवार के लिए नहीं सिर्फ प्रफुल्ल के लिए काम करता था। वो प्रफुल्ल के लिए कोई भी काम कर सकता था। जब प्रफुल्ल के पिता गहरी सोच में पड़ गए तो किरण ने कहा, ज्यादा सोचो मत, लगाओ, और खाने की थाली अपनी तरफ खींचकर खाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी।
उधर प्रफुल्ल के माता पिता प्रफुल्ल को छुड़वाने की कोशिश में लगे थे और इधर ललित सिंह लकी को उसके असली माता पिता यानी मिस्टर राव और मिसेस राव से 20 सालों के बाद मिलवाने की सोच रहा था। हालांकि डॉक्टर ने अभी के लिए उसे कुछ शांत कर दिया था, लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी शांत नहीं हो पा रहा था। वो लकी की पहचान के बारे में अपने स्तर पर पूरी खोजबीन करना चाहता था। डॉक्टर साहब, आपकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये खबर उन्हें देना चाहता हूँ, ललित सिंह ने कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर सिर हिलाया और बोले, ललित, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। 20 साल के बाद आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो पाए हो। अभी से भागने के सपने मत देखो। 20 साल में जिंदगी बहुत बदल चुकी है और अब तुम सोचो कि 20 साल के बदलाव को एक ही दिन में ठीक कर पाओगे, वो तो हो नहीं पाएगा ना। वैसे भी तुम्हें मालूम है कि राव परिवार में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में कितनी खींचतान चल रही है। संपत्ति और शासन के लिए कोई किसी की जान भी ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही ऊपर से सब कुछ सही दिखता हो, लेकिन अंदर ही अंदर परिवार में बहुत आग लगी हुई है। समझो उस बात को। अब उसकी आग में तुम लकी को भी डाल देना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में यह सब मंजूर होगा। वो अपना एक और वारिस क्यों खड़ा करना चाहेंगे? लोग समझेंगे कि तुम अपने फायदे के लिए ये सब कर रहे हो और उल्टा तुम्हारे दुश्मन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अभी अपने आप को शांत करो और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। जहां तक मिस्टर राव और लकी में कोई संबंध की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में कोई संबंध है। डॉक्टर की बात बहुत वाजिब थी। भले ही लकी का मिस्टर राव से कोई लेना देना था या नहीं, पर फिर भी वो ललित सिंह को तर्क से शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बात सुनकर ललित का दिमाग भी थोड़ा सा शांत हो गया। आप ठीक कह रहे हैं, ये वक्त ठीक नहीं है, ललित सिंह ने कहा। हाँ, लकी बहुत बढ़िया लड़का है। जब वक्त ठीक होगा तो वो खुद ही सब संभाल लेगा। जब वो उस घर में जाए तो उसके जाने से किसी को ये ना लगे कि वो यहाँ किसी तरह का फायदा लेने आया है, बल्कि वो उस परिवार का साथ देने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए आया है, ऐसा लगना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें भी अपने आप को इतना तैयार करना होगा कि तुम उसका ध्यान रख सको। एक बार उसने अपनी परिवार की गद्दी संभाल ली तो तुम्हें भी मालूम है कि उसके कितने दुश्मन खड़े हो जाएंगे। तुम 20 साल तक उसका ध्यान नहीं रख पाए हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम्हारी तलवार की धार को मजबूत करने का टाइम आ गया है, डॉक्टर ने कहा और ललित के कंधे पर हाथ रख दिया। लगभग 2 घंटे के बाद में डॉक्टर और उनके साथ इस बात की घोषणा करने के लिए आ गए कि ललित सिंह की तबीयत में अब सुधार होने लगा था। 20 साल तक इतना इलाज करवाने का भी उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन लकी ने एक ही दिन में उसे ठीक कर दिया। जो लोग वहां खड़े थे और जिन्हें यह खबर मिली वो पूरी तरीके से हैरान थे। कुछ शालिनी ने भी जब यह खबर सुनी तो वो दरवाजे की तरफ भागी और सीधा लकी को गले से लगा लिया। लकी दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। शालिनी से रहा नहीं गया और लकी को गले से लगाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। शालिनी, मेरे साथ पहले से ही कोई है, लकी ने कहा। वो शालिनी से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहता था, लेकिन वो उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम्हें पता है ना लकी कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, उसने कहा। लकी ने फिर से उसे याद दिलाने के लिए कहा और अपने हाथ हटा लिए, लेकिन उसने उसे और ज्यादा कस लिया था। लकी ने आखिरकार उसके हाथों को हटाया और कहा, तुम्हें बधाई हो, और लकी मुस्कुराने लगा। शालिनी को उससे अलग होना सही तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी समझ पा रही थी कि लकी उसके पास में नहीं रहना चाहता था। मगर ऐसा नहीं था कि वो लकी से पूरी तरीके से अलग हो गई थी। वो उसके साथ उसके पास बने रहने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसने लकी से कहा, प्लीज मेरी कंपनी में आ जाओ ना। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए की सैलरी और कंपनी के 20% शेयर देना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ में 1 साल तक रुक गए ना लकी, तो हम शेयर को बढ़ा भी देंगे और दोनों 50-50% के पार्टनर हो जाएंगे। और अगर तुम मेरे साथ 2 साल तक रह गए तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी कंपनी दे दूंगी। लकी प्लीज मेरे साथ आ जाओ ना, प्लीज, शालिनी ने कहा। वो लकी जैसे आदमी को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन लकी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करने से कोई दिक्कत है, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है। मैं किसी के नीचे काम नहीं कर पाता हूं और ना ही मैं किसी के हुक्म को सुन पाता हूं। इसलिए मैंने, लकी की जुबान पर वो बातें आते आते रह गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। सिर्फ इसी वजह से उसने अपना परिवार छोड़ दिया था क्योंकि उसके दादाजी उससे वो करवाना चाहते थे जो वो नहीं करना चाहता था। क्यों? तुम क्यों नहीं आना चाहते हो? तुम्हारे पास इससे अच्छी कोई नौकरी है क्या? शालिनी ने पूछा और उसकी आंखों में देखने लगी। फिर वो 1 कदम आगे आई और बोली, अगर होगी भी तो तुम वहां वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं होगे ना? तुम्हें क्या लगता है इतना सारा पैसा कोई छोटी चीज है? उसकी आंखें लकी की आंखों में अंदर तक उतरती चली जा रही थी। उसने और 1 कदम आगे आते हुए कहा, मैं तुम्हें जो दे रही हूं ना, अगर वो कम लग रहा है तो तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकती हूं। लकी के पास में उसकी बात पर मुस्कुराने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, इसलिए उसने कहा,
नहीं नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। तो फिर क्या बात है? लकी, मैं दिल से चाहती हूं कि तुम मेरे साथ आ जाओ। उसने फिर से कहा। उसे लगने लगा था कि लकी के साथ रहते हुए वो काफी सिक्योर थी। अगर लकी उसकी जिंदगी में उसके साथ रहता तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता था, ना सिर्फ बिजनेस में लेकिन असल जिंदगी में भी वो बहुत सेफ थी। उसका दिल उसे लकी के पास ले जा रहा था और वो अपने दिल को मना नहीं कर सकती थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शालिनी लकी को अपने साथ आने के लिए मना पाएगी? और क्या थी लकी की असली पहचान? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रफुल्ल को छुड़वाने के लिए उसकी माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने बहुत सारे रास्ते देख लिए थे लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में किरण के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि वो भीम को फोन करे। उधर डॉक्टर के समझाने पर ललित सिंह को भी समझ आ गया था कि लकी की पहचान उजागर करने का ये सही वक्त नहीं था, इसलिए वो चुप हो गया था। लेकिन उसके ठीक होने की खबर शालिनी को मिलते ही वो लकी की दीवानी हो गई थी और वो चाहती थी कि लकी उसके साथ बना रहे। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूं शालिनी। अगर ऐसा होता तो मैं कभी मना नहीं करता। लकी ने कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूं। मुझे बस ये चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो, मतलब मेरे साथ रहो बस। अब तुम इस चीज का प्रॉमिस करो वरना मैं तुम्हें यहां से ना जाने देने वाली नहीं हूं। शालिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। उसे ये डर लग रहा था कि लकी कहीं भाग ना जाए। जब शालिनी ये सब कर रही थी तो उसके आसपास से बहुत सारे डॉक्टर्स गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने शालिनी और लकी को इस तरह से देखा तो कुछ लोगों की आंखें उन दोनों के ऊपर ही ठहर गई। जिस तरह से शालिनी उसका हाथ पकड़कर खड़ी थी उसे देखकर उन लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये शालिनी और लकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्या? वैसे ये लड़की कितनी सुंदर है ना। हाँ, है तो बहुत सुंदर और इसका दिल भी बहुत सुंदर है। इतने सालों से ये ललित जी की सेवा में लगी हुई है। आज लकी को भी यही लेकर आई थी और लकी खुद भी कितना अच्छा लड़का है ना। ऐसे में इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। हाँ, लकी को ऐसी किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि पूनम जैसी कोई लड़की उसके लिए ठीक रहेगी। लोगों ने शालिनी और लकी के बारे में अपने हिसाब से कुछ भी बात करनी शुरू कर दी। खुद उन दोनों को पता नहीं था कि उन दोनों के बारे में इस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जैसे ही शालिनी के कानों में उनकी बातों के कुछ बोल पड़े तो उसके गाल लाल हो गए। वो तो यहाँ लकी को सिर्फ अपने साथ काम करने के लिए मना रही थी, लेकिन यहाँ तो इन लोगों ने उन दोनों की शादी तक करवा दी थी। भले ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन फिर भी दूसरों के मुंह से यह सुनकर उसका दिल काफी खुश हो रहा था। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहती थी जो बाकी लोग चाहते थे। लकी से 3 बार मिलकर ही उसे ये लगने लगा कि लकी उस आदमी से तो लाख गुना ज्यादा बेहतर है जिसके साथ में वो थी। बड़े से बड़े घर का खानदानी से खानदानी लड़का भी लकी के आगे कुछ नहीं था। लकी, तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? उसने फिर से लकी का हाथ हिलाते हुए कहा। उसके बाद उसने आसपास देखा और बोली, यहाँ खड़े हुए सारे लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे तुम और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा और बॉयफ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड का हाथ बटाना ही पड़ता है। ऐसे में अगर तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन नहीं की ना तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो कहेंगे कि तुम कितने बुरे आदमी हो। शालिनी उसे रिझाने की कोशिश में पूरी तरीके से लगी हुई थी, लेकिन लकी को उसकी ये बात सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका हाल बगिया के सुंदर फूल जैसा हो गया था। सब लोगों की नजर उसके ऊपर टिकी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस फूल का पहले ही कोई माली था। शालिनी, मैं आपकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी कंपनी में कोई काम करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ जिसे बहुत कुछ चीजों की नॉलेज है और मैं हमेशा आम आदमी ही बनकर रहना चाहता हूँ। अभी मुझे बहुत काम है और आपके पेशेंट की तबीयत भी ठीक हो गई है। ऐसे में मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहता हूँ। लकी ने जितने स्पष्ट शब्दों में हो सकता था उतने स्पष्ट शब्दों में उसके सामने अपनी बात को रख दिया था। अगर लकी इसी तरह से उसके और बाकी लोगों से मिलता रहा तो उसे लग रहा था कि उसका 3 दिन में दिमाग खराब हो जाता। और वैसे भी उसने और राधिका ने मिलकर अपनी ही कंपनी शुरू कर ली थी। अब ऐसे में वो किसी और की कंपनी में काम कैसे कर सकता था? लकी को शालिनी सच में उलझा रही थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब जब कंपनी पर कोई क्राइसिस आएगी बस तब तुम्हें आना पड़ेगा। बोलो ये ठीक रहेगा? शालिनी ने अपनी तरफ से एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। शालिनी देखो, अगर मैं तुम्हारी कंपनी में रहा तो क्राइसिस तो वैसे ही आ जाएगी ना। मुझसे बड़ा और कोई क्राइसिस नहीं है। मैं इसलिए तुम्हारी कंपनी में नहीं आना चाहता हूँ। लकी प्लीज अब ऐसा मत करो ना। अगर तुम आने के लिए हाँ भी कर दोगे और नहीं आओगे तो भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं होगी। कम से कम मुझे इस बात का चैन रहेगा कि मेरी कंपनी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और आएगी भी तो तुम हो ना। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे पैरों में गिरने के लिए तैयार हूं।
शालिनी ने कहा और फिर से लकी का हाथ पकड़ लिया। वो मानने को राजी ही नहीं थी। जितना लकी उससे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था उतना वो उसके करीब आती जा रही थी। उसकी सपनों की सी आंखें लकी को और ज्यादा उलझा रही थी। वो उन्हें देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें देखे बिना दूर नहीं रह पा रहा था। अब लकी को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने वैसे ही कोई पैतरा खेलने के बारे में सोचा जैसा उसने मुदिता के साथ में खेला था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें यहां सबके सामने किस करना चाहता हूं। उसने कहा और हंसने लगा। वो जानबूझकर शालिनी की तरफ देखकर बहुत डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था। इस वक्त वो किसी गुंडे से कम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह से देखकर शालिनी को शर्म आ गई और उसने लकी के हाथ पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, अच्छा, मैं यहाँ तुम्हें काम देना चाहती हूँ और तुम मेरा फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मुझे सबका फायदा उठाने में बड़ा मजा आता है। लड़कियों का फायदा तो मैं बहुत जल्दी उठा लेता हूँ, इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहें। लकी ने कहा। अब उसे यहाँ से निकलने का मौका मिल गया था। वो इस मौके को बिना गवाए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने अपने पैर उठा लिए और कहा, चलो, मुझे नहीं लगता कि अब हमें कभी मिलना चाहिए, बाय। लकी ने कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगा। रुको! इतने में शालिनी ने उसे पीछे से आवाज दी। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपे जा रहा था। लकी उसका स्टार हो सकता था, ऐसे में उसे जाने कैसे दे सकती थी? अगर लकी आज चला जाता तो फिर वो कभी नहीं आने वाला था। इसलिए शालिनी को लकी को रोकने के लिए जो भी करना पड़ता वो करने को तैयार थी। इसलिए वो लकी के पास आई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल लिए और लकी के बहुत करीब आते हुए बोली, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम मुझे सोचने का थोड़ा टाइम तो दो। बस 5 सेकेंड, बस 5 सेकेंड दो, ठीक है? एक लड़की ने लकी को इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से खींचा हुआ था। लकी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे शालिनी का तो अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे खुद बहुत शर्म आ रही थी। उसने तो मजाक किया था, लेकिन यहां शालिनी सीरियस हो गई थी। अब क्योंकि उसने लकी से सिर्फ 5 सेकेंड ही मांगे थे और वक्त खत्म होता जा रहा था, इसलिए शालिनी ने 3 से भी कम सेकेंड में लकी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो ठीक है, बस एक ही केस की बात है ना, चलो, अपनी कंपनी के लिए मैं इतना भी करने के लिए तैयार हूं। वो लकी की आंखों में देखती चली जा रही थी। अचानक से लकी को ऐसा लगने लगा जैसे वो पागल हो गई थी और जो वो करने जा रही थी वो ठीक तो नहीं था। लकी को ना तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी और ना ही रोना। इससे पहले शालिनी अपने होंठ उसकी दिशा में बढ़ा दी। लकी ने अपना हाथ उठाया और उसे रोकते हुए कहा, शालिनी, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम्हें मेरी जरूरत लगे या कुछ काम हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। लकी ने कहा और शालिनी को अपने से दूर करके दरवाजे की तरफ भागने लगा। इस बार अगर वो आवाज देती तो भी वो रुकने वाला नहीं था। रुको लकी, रुको ना! जब शालिनी ने देखा कि लकी चीते से भी तेज भाग रहा था तो शालिनी भी उसके पीछे पीछे भागने लगी थी। लकी, रुको ना लकी! उसने और जोर से आवाज लगाई, लेकिन लकी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। वो उस खेत में भागता चला जा रहा था और शालिनी भी जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेजी के साथ उसका पीछा कर रही थी। उसे डर था कि वो अब कभी लकी से मिल नहीं पाएगी। उसने अपनी हील्स उतारी और नंगे पैर ही लकी की तरफ भागना शुरू कर दिया। अरे लकी, रुक जाओ ना, भाग क्यों रहे हो, रुको! लेकिन लकी तब तक बाहर आ गया था और ऑटो या टैक्सी का इंतजार करने लगा था। उसने 1-2 टैक्सी को हाथ भी दिया, लेकिन कोई भी रुक नहीं रहा था। इतने में शालिनी तेजी से भागते हुए आई और लकी को पीछे से गले लगा लिया। इसके बाद वो आगे आई और अगले ही पल उसने लकी के होठों को चूम लिया। शालिनी, तुम? लकी ये सब देखकर हैरान हो गया था। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं था। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया। मैंने तुम्हें किस कर दिया है और अब तुम मेरे आदमी हो गए हो, मतलब मेरी कंपनी के आदमी हो गए हो। शालिनी ने जैसे सीधे ही ऐलान करते हुए कहा। वो लकी के ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा रही थी और उसने आगे जोड़ा, अब तुम्हें किसी चीज का मलाल नहीं होना चाहिए। तुमने जो मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। मैं लकी को सच में इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। उसका चेहरा हर किसी के चूमने के लिए नहीं था। हर कोई आकर उसे इस तरह से किस नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर, उसके होंठों पर, उसके जिस्म पर सिर्फ राधिका का ही अधिकार था। लकी शालिनी की इस हरकत से सन्न रह गया था और वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोल पाया था। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ये हुआ क्या था। उसे शालिनी के साथ में इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था। इस बात का अब उसे काफी मलाल हो रहा था। अरे इतना क्या सोच रहे हो, अब चलो मेरी जूते ढूंढने में मेरी मदद करो। तुम्हें पकड़ने के चक्कर में ना भागते भागते मैंने उन्हें पता नहीं कहां गिरा दिया। अब चलो उन्हें ढूंढो। मेरे पैर जल रहे हैं, मैं चल भी नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम्हें ना मुझे अब उठाना पड़ेगा। शालिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़कर धीरे से हंसने लगी। शाम का सूरज ढलने लगा था।
और उसका रंग शालिनी के कपड़ों में घुल गया था। उसके भूरे बालों में धूप काफी सुहानी लग रही थी और उसका चेहरा जैसे सोने का हो गया था। लकी को उसे देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक से उसका चेहरा देखकर उसे राधिका की याद आ गई और वो बस उसी के पास जाना चाहता था। अगर इसके लिए उसे शालिनी से किया हुआ वादा तोड़ना भी पड़ता तो भी उसे वो तोड़ने के लिए राजी था। ऐसे में उसने शालिनी से झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से निकल गया। वो शालिनी के साथ उसके जूते ढूंढने के लिए उसके साथ नहीं जाने वाला था। लकी को जाते हुए देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी सुनो ना लकी, बस बहुत हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं मजाक कर रहा था। आप अपना ध्यान रखें, लकी ने कहा और उसके सामने हाथ जोड़ लिए। शालिनी हताश सी उसकी तरफ देख रही थी। लकी ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां से निकल गया। शालिनी इस बार फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन आखिर में वो चुप रह गई। लकी डूबते हुए सूरज के साथ में वहां से गायब हो गया था। अब वो उसे कब मिलने वाला था इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शालिनी कभी लकी से आगे मिल पाएगी? क्या लकी अपने आप को माफ कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे